लैंडफिल में कचरे के ढेर से उठने वाली भाप भयानक बदबू छोड़ती है। आंखें जलने लगती हैं, गला दर्द करता है और लगता है हम बीमार हैं। लगता है कोई मेरे गले में पानी डाल रहा हो। खांसी आती है, सांस नहीं ले पाती हूँ। वे कहते हैं सब ठीक है, लेकिन आपात सेवाओं को सीमा से 25 गुना ज्यादा मामले मिले हैं। ये सब इस कचरे के ढेर की वजह से है। यूलिया का इशारा अपने घर से 500 मीटर दूर इस लैंडफिल से है। शापिनो गांव के नजदीक अलेक्सिंस्की का कूड़े का ढेर मॉस्को के दर्जनों ठिकानों में से एक है। 32 हेक्टेयर में फैला हुआ, यानी फुटबॉल के 45 मैदानों के बराबर। चंद साल पहले यह गड्ढा कोई 30 मीटर गहरा था। अब यह 20 मीटर ऊंचा पहाड़ है, जो और ऊंचा होता जा रहा है, लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की तरह। यूलिया फेदोसेयेवा कहती हैं कि कभी कभी बदबू इतनी असहनीय हो जाती थी कि खिड़की तक नहीं खोली जाती। उनके दोनों बच्चे, 8 साल का इल्या और 7 साल की यारोस्लावा, अक्सर बीमार रहने लगे थे। एक दिन यूलिया से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपना गांव शचापोवा छोड़ 7 किलोमीटर दूर क्लिन शहर रहने चली गई। बच्चों में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि इनके फेफड़ों से आवाज आ रही है। मैंने बिना समय गंवाए क्लिन में मकान देखना शुरू कर दिया। यहाँ आने के बाद हम डॉक्टर के पास फिर गए और देखिए चमत्कार, उनके फेफड़ों से आवाजें आना बंद हो गई। कैसे? जाहिर है हम उस लैंडफिल से दूर आ चुके थे, इसलिए। ये अकेला केस नहीं है। कचरा निस्तारण रूस के सबसे ज्वलंत मुद्दों में से एक है। ग्रीन पीस के आंकड़े बताते हैं कि 4% से भी कम कचरा निस्तारित हो पाता है और सिर्फ 2% ही दाह संयंत्रों तक जाता है, बाकी का डंपिंग यार्डों में। ये विडंबना ही है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा भूभाग वाले देश के पास अपना सालाना 7 करोड़ टन कचरा फेंकने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। मॉस्को के कचरा ठिकाने तो टाइम बम की तरह हैं। वे सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर मिट्टी, भूजल और हवा को दूषित कर रहे हैं। स्थानीय निवासी लगातार विरोध करते हैं, जैसे यहां अरखानगेल्स्क में, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। यूलिया फेदोसेयेवा अपने गृह क्षेत्र में साफ हवा की मुहिम से जुड़ी हैं। अपने साथियों के साथ उन्होंने फंड जमा किया और रेडियो एक्टिविटी, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और दूसरे प्रदूषक मापने वाला गैस एनालाइजर ले आई। इस डाटा की मदद से हम बदबू के फैलाव का नक्शा तैयार करते हैं और उसे देखकर ही बच्चों के साथ बाहर जाने या न जाने का फैसला करते हैं। नतीजे डराने वाले हैं। आखिरकार 2017 में आपात सेवाएं हरकत में आईं। अधिकतम स्वीकृत मात्रा से 25 गुना ज्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड पाई गई। एक्टिविस्ट इस मामले को कोर्ट में ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे रिपोर्टर ने लैंडफिल के प्रबंधकों और क्लिन शहर प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लिहाजा कुछ नहीं तो डिटेक्टर ही सही। अपने बच्चों को बाहर ले जाने के लिए यूलिया को उसकी मदद लेनी पड़ी। आज हमने हवा की जांच की, अभी ठीक लग रही है, तो हम शखापोवो में नानी से मिलने जा सकते हैं। यूलिया फेदोसेयेवा की 67 वर्षीय मां वेलेंटीना अगापोवा अपने गांव में ही रहती हैं। इलिया, आओ, चाय और सॉसेज ले लो। बच्चों को ननिहाल पसंद है। वैसे नानी का घर लैंडफिल के बिल्कुल पास ही है, लेकिन वो यहाँ से जाना नहीं चाहती। कहाँ जाऊंगी? ये बदबूदार माहौल वाला मकान कौन खरीदेगा? कोई आएगा भी क्यों? और मैं शहर में कैसे रहूंगी? मुझे 16,500 रूबल के करीब पेंशन मिलती है। एक कमरे वाले अपार्टमेंट का किराया ही 11,500 रूबल है। बच्चे नानी के पास 2-3 घंटे बिताते हैं। यूलिया बच्चों को जल्दी जल्दी अपना पुराना घर दिखाती हैं। हवा की दिशा बदलने ही वाली है, तब बदबू असहनीय हो जाएगी। बदलाव लाने के उनके सारे प्रयासों पर पानी फिर गया है। मैं नहीं जानती कि कब तक हम सिस्टम से लड़ते रहेंगे। हम थोड़े से लोग हैं और अब हम असहाय और हताश महसूस करने लगे हैं। कचरे का पहाड़ उठता ही जा रहा है।
लेकिन इस ठिकाने को और बढ़ाने की योजना है।